फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है बीपीएससी 131 का है। लोक प्रशासन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य। इसमें ब्लॉक 1 चल रहा है। ब्लॉक 1 में फर्स्ट जो यूनिट है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लेंगे 2, 3 एंड 4। वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण, प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण और नौकरशाही दृष्टिकोण क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए फिर शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके पहले क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे शुरू करते हैं। ब्लॉक 1 वैचारिक और क्लासिकी परिप्रेक्ष्य, जिसमें हम यूनिट 1 ऑलरेडी लोक प्रशासन की अवधारणा और महत्व देख चुके हैं। आज हम यहाँ पर लेंगे यूनिट 2, 3 एंड 4, जो एक ही वीडियो में होगा। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं कि यूनिट 2 हमारी क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन देख लेते हैं। ओके, प्रशासनिक प्रबंधन भी देखेंगे। चलिए, निष्कर्ष आ गया है। तो हमारी जो सेकंड यूनिट है यहाँ पे आ चुकी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। यहाँ पे FW टेलर के अकॉर्डिंग जीवनिक रेखा चित्र देखेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन की हम विशेषताएं बताएंगे और टेलर का एक मूल्यांकन करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन है क्या, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि जिस चीज को हम पढ़ते हैं तो उस शब्द को जानना जरूरी होता है कि उस शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि वो शब्द बार बार यूज होंगे, तो जब आप उसका अर्थ जान लेंगे तो आपको उसको एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। तो वैज्ञानिक प्रबंधन जो सिद्धांत एक ही है और इसका उदय जो है 20वीं शताब्दी में फ्रेडरिक विंसलो टेलर के नेतृत्व में हुआ। तो उदय किसके नेतृत्व में हुआ, टेलर के। और इस सिद्धांत को प्राय एक आंदोलन के रूप में जाना जाता है, यानी अगर इसकी वर्णना की जाए तो आंदोलन के रूप में की जाती है। और उन दिनों में प्रशासन तथा प्रबंधन को प्रस्तावित करना आरंभ किया गया था, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है और जो प्रबंधन है सरकार का, उसको उस पे काम करना शुरू कर दिया गया था। और ये वह सिद्धांत है जो एक संगठन के कार्य प्रबंधों को विश्लेषित तथा एक सूत्रित करता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब है कि वैज्ञानिक प्रबंधन वह सिद्धांत है जो एक संगठन के कार्य को, एक ऑर्गेनाइजेशन के कार्य को प्रबंधित करता है और उसको विश्लेषित करता है और एक सूत्र में बांटता है ना, एक सूत्रित करता है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन टेलर को माना जाता है प्रतिपादक। और आने वाले वर्षों में चार्ल्स वेवेस, हेनरी आर टाउन और फ्रेडरिक हाल्से आदि ऐसे एक संगठन के वैज्ञानिक विधियों तथा तकनीकों पर व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टेलर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिकॉज एक तरह से जनक माने जाते हैं, प्रतिपादक माने जाते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का। ठीक है, तो प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांत को टेलरवाद के नाम से भी जाना जाता है। मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है टेलर का। ठीक है ना, टेलरिज्म जिसको बोलते हैं, टेलरवाद। तो यदि क्वेश्चन प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांत आए, टेलरवाद आए, ठीक है ना, या टेलर के प्रबंधन वैज्ञानिक सिद्धांत से, टेलर के वैज्ञानिक सिद्धांत से क्या समझते हैं, तो आंसर आपको यही लिखना होगा जो हम पढ़ा रहे हैं। तो वैज्ञानिक जो सिद्धांत है ये प्रबंधन का, वो औद्योगिक एवं सरकारी संगठन यानी प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत, तो इसका जो संबंध है वो औद्योगिक एवं सरकारी जो संगठन होते हैं, दोनों में प्रशासनिक विचार और कार्य विधियों के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यानी वैज्ञानिक सिद्धांत का जो प्रभाव है वो सरकारी संगठन और औद्योगिक दोनों पर पड़ा। ठीक है, और वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के प्रति टेलर का जो योगदान है वो निम्न पुस्तकों में निहित है, यानी कि कुछ पुस्तकें हैं जिनमें टेलर के योगदान को देखा गया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि FW टेलर एक जीवनिक रेखा चित्र, ठीक है, यानी उनके जीवन के बारे में। तो जीवनिक रेखा चित्र नहीं पूछेगा तो इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। पूछेगा क्या, हम वो देखते हैं। ठीक है ना, ओके। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या, इसको डिटेल में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो टेलर का वैज्ञानिक सिद्धांत प्रबंध की नींव रखते हुए विश्वास, यानी टेलर ने जब वैज्ञानिक सिद्धांत को स्टार्ट किया, उसकी शुरुआत की, तो उनका विश्वास था कि संगठन के सिद्धांत जो होते हैं उनके निश्चित नियम कानून होते हैं और एक संगठन में वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए। यानी एक सिद्धांत को नियम कानून और संगठन के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, और वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, और इसीलिए इसका नाम इन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांत रखा। अच्छा,
उसका केंद्र बिंदु क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जिसका केंद्र बिंदु एक कर्मचारी के भौतिक एवं शारीरिक प्रकृति के बीच का संबंध हो। यानी कि अब इसमें अध्ययन क्या होना चाहिए भाई, वैज्ञानिक सिद्धांत तो हो गया, हम समझ गए कि निश्चित कानून और जो नियम होते हैं, ठीक है, उनका एक संगठन हो और उसमें वैज्ञानिक सिद्धांत उसके आधार पे होना चाहिए। लेकिन इसमें अध्ययन क्या किया जाए, तो अध्ययन इसका केंद्र बिंदु जो है या इसका अध्ययन जो है कर्मचारी के भौतिक और शारीरिक प्रकृति के बीच का संबंध, यानी कर्मचारी का भौतिक और शारीरिक प्रकृति का संबंध होता है वैज्ञानिक अध्ययन में, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने संगठन का निम्नतम स्तर पर ध्यान केंद्रित किया और उनके विचार में किसी कार्य की संरचना बनाने तथा संपूर्ण करने का एक सर्वोत्तम तरीका होता है। और सिद्धांत विभिन्न प्रक्रियाओं के व्यवहारिक या अनुभवात्मक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। टेलर ये भी मानते थे, उनका विश्वास था कि प्रभावशीलता की ओर बढ़ने के लिए एक संगठन की कार्य प्रणाली में तकनीकी क्षमता, तार्किकता, विशेषीकरण की आवश्यकता होती है। तो उनका ये मानना था कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो किसी काम को करने के लिए उसको संगठित करना और संगठित करने के बाद उसको तकनीकी क्षमता के साथ, तर्क के साथ में प्रस्तुत करने की जरूरत होती है। तो जैसे जैसे टेलर ने संगठन तथा इसके प्रबंधन के अध्ययन को आगे बढ़ाया, तो टेलर ने पाया कि जो कर्मचारी की जो कार्य होती है उनकी उपेक्षा करने तथा उत्पादन को सीमित करने की प्रवृत्ति थी। यानी जो कर्मचारी होते हैं तो उनके कार्य को उपेक्षित किया जाता था और जो उत्पादन किया जाता था उसको सीमित किया जाता था। उत्पादन एक सीमित मात्रा में होता था, कम होता था। तो उन्होंने उसको शोल्डरिंग का नाम दिया, ठीक है। तो कर्मचारियों की तरफ से निष्पादन को कम करने की स्थिति का कारण अधिक उत्पादन करने पर भी वही समान धनराशि प्राप्त करना बतलाया, यानी कि शोल्डरिंग नाम दिया। शोल्डरिंग का मतलब है कि कर्मचारियों की तरफ से जो काम को निष्पादित किया जाता है, निष्पादन को कम करना, ठीक है। ओके, थोड़ा सा वेट करिएगा। ओके, तो यहाँ पे निष्पादन को कम करना, यानी जो काम खत्म, निष्पादन का मतलब खत्म करना होता है, तो उसको कम करना और अधिक उत्पादन होने पर भी जो हमें पैसे मिलते थे वो सेम ही होते थे। तो टेलर ने सोल्डरिंग को दो रूपों में बांट दिया, एक प्राकृतिक सोल्डरिंग हो गया और दूसरा व्यवस्थित सोल्डरिंग हो गया, ठीक है ना। यानी कि नेचुरल सोल्डरिंग और सिस्टमेटिक सोल्डरिंग। तो यहाँ पे प्राकृतिक सोल्डरिंग में क्या होता था कि कर्मचारियों की चीजों के हल्के में लेना, यानी कर्मचारी की जो चीजें होती थी उनको हल्के में लिया जाता था और बहुत अधिक महत्वाकांक्षी ना होने की आदत से संबंधित था। यानी कर्मचारियों के कामों को, उनके करने की एक्टिविटी को, जो भी चीजें होती थी उनको बहुत हल्के में लिया जाता था, ठीक है ना। और दूसरा जो था व्यवस्थित सोल्डरिंग था, उसका संबंध उन सामाजिक और संगठनात्मक कारकों से था जिनके कारण कर्मचारी द्वारा निष्पादन सीमित रूप से किया जाता था। तो पहले का संदर्भ था प्राकृतिक सोल्डरिंग का संबंध था कर्मचारियों की चीजों को हल्के में लेना, और दूसरा जो था व्यवस्थित सोल्डरिंग, तो उसका मतलब था, सिस्टमेटिक सोल्डरिंग का मतलब था सामाजिक और संगठनात्मक कारकों से था, ठीक है। जो कर्मचारी के द्वारा, यानी जो काम करते हैं किसी फैक्ट्री में, कारखाने में, किसी भी जगह यदि वो काम करते हैं तो उनको निष्पादन सीमित रूप में, यानी निष्पादन यानी काम को खत्म किया जाता था। तो टेलर का मानना था कि संगठन के उत्पादन को बढ़ाने का रास्ता था और वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा सोल्जरिंग को कम करना था, ठीक है। तो इसलिए टेलर अपने प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांत का मानना था कि संगठन की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करना आवश्यक होता है। तो संगठन की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ और वे कर्मचारियों को उत्पादन वृद्धि के लिए प्रेरित करने के लिए भी तर्कसंगत थे। यानी कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको ये बताया जाए कि उत्पादन में वृद्धि हो, यानी वो काम करें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। कौन सा सिद्धांत हो गया यहाँ पर, वैज्ञानिक प्रबंधन का, ठीक है। इसके दो भाग है, इसे देख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब टेलर ने क्या किया था कि टेलर के प्रबंधात्मक विचार की आधारशिला प्रबंधनवाद या प्रविधिवाद कार्य विधियों के परीक्षण करना था। यानी अपने स्टील प्लांट में काम करते हुए टेलर ने पाया कि उत्पादन तथा अन्य क्रियाओं के संचालन का निर्णय कर्मचारी करते थे, ठीक है ना। उनका एक स्टील प्लांट था, तो उन्होंने देखा कि जो उत्पादन होता था, जो प्रोडक्ट वहां पे बनाया जाता था वो उत्पादन हो गया, और जो भी अन्य क्रियाएं होती थी सभी का निर्णय कर्मचारी किया करते थे। तो उन्होंने ये पाया कि कर्मचारियों का प्रबंधन नहीं हो रहा था तथा वे क्रियाओं के संचालन तक कार्यान्वयन
कार्यान्वयन के यंत्रों तक विधियों का चयन स्वयं कर रहे थे। यानी कि उन्होंने ये पाया, उन्होंने ये देखा कि जो कर्मचारी हैं वो मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहे थे, प्रबंधन सही से नहीं कर पा रहे थे। और जो क्रिया होती है, जो काम एक होता है यंत्रों के बीच में, यानी जो क्रिया होती है, जो वैज्ञानिक पद्धति इसलिए नाम दिया गया कि कर्मचारियों की जगह मतलब कि मशीनों का प्रयोग किया जाए, मशीनों का प्रयोग किया जाए। तो जो कार्य के लिए यंत्र रखे जाते थे वो स्वयं उससे काम कर रहे थे। तो प्रबंधनात्मक तथा निरीक्षण संबंधी भूमिकाओं जैसा आज हम उन्हें जानते हैं पूर्णतः अनुपस्थित थी। तो उस समय मशीन के द्वारा काम करवाना, कि कोई एक मैनेजमेंट करने वाला हो, कोई और बताने वाला हो, कोई निरीक्षण करने वाला हो, जो उसका काम अलग से देखे, इंजीनियर वगैरह जो होते हैं वो उस काम को देखे, ठीक है, टेक्निकल रूप से देखे और कर्मचारी सिर्फ अपना काम करे, वो पहले की चीज नहीं हुआ करती थी। तो कर्मचारी लकीर के फकीर विद का अनुसरण कर रहे थे, उन्हें कुछ टेक्निक मालूम नहीं थी यंत्र के बारे में, मशीनों के बारे में, क्या कैसे करना है, वो अपने अपने विचार से उसको करते थे। तो वही होता है लकीर का फकीर होना। तो ये विधियां भी, जिसका विकास वर्षों के अनुभव तथा ट्रेंड क्रियाओं के बाद हुआ था, ठीक है। तो निरीक्षक कर्मचारियों से अधिक कार्य करने का केवल अनुग्रह कर सकते थे। तो सर्वाधिक उत्पादन की तरफ उनका पहल को बढ़ावा देने था और अनुग्रह करने का उनका कार्य नहीं था। तो उनका निरीक्षक जो होते थे, उनका काम हुआ क्या काम हो कि वो अपने यांत्रिक विधियों पर ध्यान दे, और कर्मचारियों का जो काम था उत्पादन को ज्यादा करना, बढ़ावा देना, तो वो उस पर ध्यान दे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यांत्रिक वैज्ञानिक विधि, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रबंधन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, टेलर का हो गया, टेलरवाद हो गया। कोई भी क्वेश्चन आता है तो आंसर आपको यहीं पे लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने सिद्धांत के रूप में क्या सिद्धांत प्रस्तुत किए? वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण रखते हुए टेलर ने वैज्ञानिक सिद्धांत के कौन कौन से सिद्धांत दिए? तो एक, कर्मचारी द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य के लिए प्रत्येक तत्व या भाग के लिए अनूठा नियम होना चाहिए, यानी वहां पे नियम के स्थान पर विज्ञान होने चाहिए, नियम नहीं, टेक्निक से काम होना चाहिए। किसी कार्य के संपन्न करने के एक सर्वोत्तम तरीके को निश्चित करना चाहिए कि कब काम समाप्त होगा, ठीक है, ताकि जो उत्पादन हो वो निश्चित मात्रा में हो। सर्वोत्तम तरीकों का निर्धारण वैज्ञानिक रूप से किया जाना चाहिए और उत्पादन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित, शिक्षित और विकसित करना चाहिए। उत्पादन, वांछित उत्पादन की प्राप्ति के लिए, मन चाहे उत्पादन की प्राप्ति के लिए प्रबंधन को कर्मचारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। तो ये उनका वैज्ञानिक सिद्धांत है, ठीक है, राइट। ये हो गया ना टेलर का प्रारंभिक जीवन की संक्षिप्त व्याख्या तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ सोल्डरिंग की परिभाषा पूछ सकता है। वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण के उदय कारकों की चर्चा करना है, जो अभी हम आपको देख के बता के आए हैं कि उन्होंने अपने कंपनी में क्या देखा, स्टील फैक्ट्री में, वो बताना है। ये क्या चीज होता है वैज्ञानिक प्रबंधन, ये बताना है। वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण के कौन कौन से सिद्धांत है, जस्ट अभी ऊपर देख के आ रहे सिद्धांत कौन कौन से, ठीक है ना, 4 उसमें देखिए हमने 4 पॉइंट में। अब वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषता इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी चलते चलते देख लेते हैं कि वे मतलब ये तकनीकें वे क्रियाएं हैं जो किसी संगठन को वैज्ञानिक सिद्धांतों की ओर बढ़ने में सहायता करते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है, मैंने आपको बताया टेक्निक है, तकनीकी है, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक प्रबंधन की कुछ तकनीकों यानी पद्धतियों का निर्धारण किया और खोज किया उन्होंने। तो क्रियात्मक या कार्यात्मक, फोरमैनशिप, ठीक है, यानी प्रत्येक कर्मचारी या श्रमिक कार्यात्मक फोरमैन अर्थात विशेषज्ञ निरीक्षक जैसे विचार के अंतर्गत टेलर ने कहा कि योजना इकाई या योजनाकार की आवश्यकता, मतलब प्रत्येक श्रमिक को जो है यहाँ पर फोरमैन होना चाहिए, यानी उसे टेक्निक के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, राइट। फिर उन्होंने क्या कहा, हम यहाँ पे कम कम लेंगे, सिर्फ फीडिंग को देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका वैज्ञानिक पद्धति है। जहां तक मेरा नॉलेज है, मुझे जो है प्रक्रिया अध्ययन, मोशन स्टडी, यानी इस तकनीक की खोज तरीकों के मानकों के लिए की गई थी कि इसमें किसी एक कार्य में सभी प्रक्रियाओं का ध्यान रखना शामिल होता है, ठीक है ना। और इस प्रकार गति के अध्ययन के माध्यम से उद्देश्य तथा हाथ तथा शरीर की गति की शीघ्रता को सरल बनाने के लिए उचित था कि तकनीकी यंत्रों उपकरणों का कच्चे सामान के साथ उपयोग किया जाए। समय अध्ययन, यानी कि तकनीक को समय एवं गति के अध्ययन के माध्यम से एक कार्य को संपूर्ण करने के लिए मानक समय का निर्धारण होना चाहिए कि यह काम इतने समय में, इतने घंटे में खत्म होगा, ठीक है ना। मात्रात्मक दर मजदूरी भी यहाँ पे रखी गई, ठीक है ना, कि क्या उनको पैसे मिलने चाहिए, क्या क्या लाभ होने चाहिए। तो ये हो गए इनके विशेषताएं। अब टेलर के एक मूल्यांकन नहीं देखेंगे, आलोचना के मुख्य बिंदु दिए हुए, आप इसे पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, यदि आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप देख लीजिए। मुझे वैज्ञानिक पद्धति या टेलर का जो मेन टेलरवाद है वो इंपॉर्टेंट लगता है, जो हमने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट यूनिट में चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट यूनिट हमारी क्या होगी, क्योंकि हम यहाँ पे कम कम लेंगे और शायद ये यूनिट आपकी फिनिश्ड भी हो गई है, जी हाँ खत्म हो गई है। चलिए, तो एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बन गया ना। अब नेक्स्ट यूनिट 3 है, प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण देख लेते हैं, ठीक है ना। अब प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण में किसका इंपॉर्टेंट मान लेते हैं हम,
अब यहाँ पे नाम आप पढ़ेंगे प्रशासनिक प्रबंधन में वुडरो विल्सन का, ठीक है। सॉरी, कभी कभी पीडीएफ थोड़ी सी, तो वुडरो विल्सन को पढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने लोक प्रशासन की एक अलग विषय के रूप में नींव रखी। आप लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? वुडरो विल्सन को जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रारंभ है संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक प्रशासन में सुधारों की खोज के साथ में हुआ था। और उस समय अनेक ऐसे लोक सेवाओं के कुशल एवं मितव्ययी प्रदायन के कार्य में संलग्न लोग, यानी कि लोक प्रशासन में जो लोग कार्य के लिए लगे हुए थे, ठीक है, निष्पादन में सुधार लाने के लिए लगे थे और उपाय वो साधन ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं कि इन दृष्टिकोणों को व्यापक रूप से, अब देखिए किन दृष्टिकोणों को, अनेक प्रशासनिक विचारकों ने लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए। तो लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रति अलग अलग जो दृष्टिकोण अपनाए, उन दृष्टिकोण को किस नाम से जाना जाता है? तो इन दृष्टिकोण को व्यापक रूप से क्लासिकी या शास्त्रीय सिद्धांत, नव क्लासिकी आधुनिक तथा उत्तर आधुनिक में वर्गीकृत किया गया। तो तीन यहाँ पर क्लास सिद्धांत हैं किसके? लोक प्रशासनिक अध्ययन के। क्वेश्चन यदि आता है लोक प्रशासन अध्ययन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, लोक प्रशासन अध्ययन के अलग अलग दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, लोक प्रशासन के दृष्टिकोण को समझाइए, प्रशासनिक विचारकों ने लोक प्रशासन अध्ययन के कौन कौन से दृष्टिकोण अपनाए, तो आपको फिर यही लिखना होगा कि क्लासिकी या शास्त्रीय सिद्धांत, नव क्लासिकी या आधुनिक सिद्धांत या उत्तर आधुनिक सिद्धांत, ठीक है। अब एक एक करके इसको देख लेंगे। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कि क्लासिकी सिद्धांत में से अर्थात प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत पर, यानी जिसे मशीनी दृष्टिकोण या प्रशासन का सिद्धांत दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तो क्लासिकी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मशीनरी दृष्टिकोण या प्रशासन का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे पहले ही बताया कि अमेरिका में सुधारवादी आंदोलन था, जिसका अंत 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में लोक प्रशासन के क्षेत्र में अध्ययनों के प्रारंभ से हुआ। यानी 20वीं सदी के प्रारंभ में लोक प्रशासन के क्षेत्र में अध्ययन करने शुरू कर दिए गए थे, ठीक है। और वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत भी विकसित हुआ था इसी के रूप में, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। और जिसका मुख्य नेतृत्व फेडरिक विल्सन टेलर ने किया। टेलर को हम ऊपर देख के आए हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लोक प्रशासन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण लोक प्रशासन के एक वैज्ञानिक विषय के विकास में महत्वपूर्ण चरण, संपूर्ण संगठन और संरचना के तार्किक रास्ते अपनाने का प्रयास करता है। यानी प्रशासनिक प्रबंधन में आप क्या पढ़ते हैं, क्या चीज देखते हैं? तो लोक प्रशासन को देखते हैं एक नए वैज्ञानिक विषय के रूप में, उसके विकास के रूप में, उसके चरण और महत्वपूर्ण संगठन के बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। तो यह सामान्य रूप से औपचारिक प्रशासनिक संरचना की बात करता है, ठीक है। तो अब अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हम विद्वानों द्वारा अलग अलग परिप्रेक्ष्य में जो आयाम दिए गए हैं, जो दृष्टिकोण दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। तो प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण का उद्भव कैसे हुआ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसे लेंगे, ठीक है ना। ओके, ठीक है। ओके, प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण के प्रमुख प्रतिपादक। अब देखिए, इससे दो क्वेश्चन क्रिएट होता है। एक क्वेश्चन प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण के प्रमुख प्रतिपादक कौन से हैं, या फिर प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, विभिन्न वैज्ञानिकों के या उनके वैचारिक विचार को बताइए। तो मतलब यहीं पे हो जाता है। तो क्लास के दृष्टिकोण में अनेक प्रशासनिक विचारकों तथा कार्यकर्ताओं का योगदान था, जैसे हेनरी फेयोल। यदि क्लासिकल पूछा जाता है विचारक क्लासिकी दृष्टिकोण, तो आपको यही लिखना होगा, ठीक है, हेनरी फेयोल के बारे में। तो इनको जो है प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक कहा जाता है, हेनरी फेयोल को, ठीक है ना। और उनका जन्म 1841 में हुआ था। वो एक इंजीनियर थे और एक खगदान कंपनी में काम करते थे, और जहां पर वो 1888 में प्रबंधन निदेशक के पद पर नियुक्ति हुए। और उनके प्रबंधन निदेशक कार्यकाल के दौरान कंपनी को बहुत अधिक आर्थिक लाभ हुए थे, ठीक है ना। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, यानी सिद्धांत के मुख्य रूप से। तो यहाँ पे हेनरी फेयोल के प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत के 14 सिद्धांत है, देख लीजिए, क्योंकि एक तरह से जनक माने जाते हैं किसके, प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत का। तो यदि प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत आता है तो आपको ये आंसर लिखना है, हेनरी फेयोल के प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत आता है तो यही लिखना है, ठीक है ना। तो 14 सिद्धांत दिए थे, ये लिख दीजिएगा। 14 सिद्धांत तो आप लिख नहीं सकते, 6-7 तो कम से कम पढ़ ही सकते हैं। तो हम आपको दिखा सब देंगे, जो आपको इजी लगेंगे आप वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला, पद सोपी संरचना। पद सोपी, पद का मतलब पद होता है, क्रम जिसे।
तो यह प्रशासनिक सिद्धांत एक संगठन के पदशोपी औपचारिक संरचना पर बल देता है। मतलब इस व्यवस्था में संगठन की संरचना औपचारिक होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें सत्ता तथा दायित्व ऊपर से नीचे तक स्पष्ट रूप से देखा जा सके। मैंने कहा ना, पद यानी क्रम के हिसाब से, तो क्रम क्या होगा, ऊपर से नीचे के रूप में सत्ता का दायित्व यानी जो शक्ति है। जैसे एक बड़े संगठन में शीर्ष पद पर अपने से तुरंत अधीनस्थों वाला एक मुख्य कार्यपालक होता है, जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे ऊंचे पद पर होता है, इसलिए वह उन्हें निर्देश दे सकता है। और इसी प्रकार इन अधीनस्थों को अपने अधीनस्थ को निर्देश देने का अधिकार होता है। अधीनस्थ मतलब जो उनके नीचे होते हैं, ठीक है ना, इसलिए अपने से नीचे वालों को आदेश दे सकते हैं। और यह प्रणाली निम्न स्तर तक पहुंचने तक जारी रहती, जब तक कि सबसे नीचे स्तर पर एक श्रमिक तक नहीं पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो ये पद सोपानी संरचना कहलाती है, ठीक है। अब दूसरा दे लेते, हेडिंग लिखते जाइएगा, श्रम विभाजन या कार्य विभाजन। संगठन का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है भिन्न भिन्न विभागों, शाखाओं, खंडों के बीच सुनिश्चित सुस्पष्ट कार्य का विभाजन होना चाहिए, जिससे यह पता चले कि संगठन की प्रत्येक इकाई के पास संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित भूमिका है। उदाहरण के लिए एक कार निर्माण कंपनी को ले लें। संगठन या कंपनी के कार्य को अनेक भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कैसे, एक उत्पादन करने वाली इकाई हो गई, फिर एक बाजार में बेचने वाली इकाई हो गई, एक वितरण करने वाली हो गई, एक रखरखाव करने वाली हो गई, एक पैसे का मैनेजमेंट करती वित्त वाली हो गई, एक प्रशासनिक इकाई हो गई। तो इस तरह से श्रम का विभाजन या कार्य का विभाजन होना चाहिए, ठीक है, राइट। फिर तीसरा, स्वामी भक्ति, यानी संगठन के प्रति स्वामी भक्ति भावना होनी चाहिए। सबसे पहले मान्यता होनी चाहिए कि स्वामी भक्त, संगठन के प्रति भक्ति होना है ना, विश्वास होना। और इस सिद्धांत के अंतर्गत एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के ऊपर संगठन के हितों की वरीयता दी जाती है, ठीक है। फिर उचित वेतन का भुगतान चौथा हो गया। इसका सीधा सा अर्थ है कि कर्मचारियों को उनके द्वारा संपन्न किए गए कार्यों और सेवाओं के लिए उचित मजदूरी या वेतन का भुगतान करना होगा। निर्देशन की एकता होनी चाहिए। जो भी वहां पे क्रियाकलाप होते हैं, जो भी निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, उनको संपन्न कराने वाला जो संगठन होता है, प्रत्येक विभाग या खंड का निर्देशन प्रबंधन एक योजना के द्वारा होना चाहिए। तो जो भी काम वहां किए जाते हैं कंपनी में, वो निर्देशन के माध्यम से डायरेक्ट करने वाला, डायरेक्शन देने वाला कोई होना चाहिए, जो उनमें एकता होनी चाहिए। फिर आदेश की एकता होनी चाहिए, यानी अपने अधीनस्थ कर्मचारी तथा केवल एक उच्च अधिकारी से ही आदेश प्राप्त करेगा। जो प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारी, जो नीचे वाला कर्मचारी है और जो सबसे ऊपर उसके कर्मचारी है, उससे वो आदेश प्राप्त करेगा। यानी जो वो कहेगा, सबसे ऊंचे पद में बैठा हुआ व्यक्ति, उस सभी को मानना पड़ेगा। तो एक कर्मचारी को एक से अधिक उच्च अधिकारी के आदेशों के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। एकल आदेश की प्रणाली यहाँ पे होनी चाहिए। आदेश की एकता हो, लेकिन एकल आदेश की प्रणाली होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये टॉपिक में बताते जा रही। अनुशासन, डिसिप्लिन। फियोल की दृष्टि में कोई भी संगठन सफल नहीं हो सकता जिसमें अनुशासन ना हो। कर्मचारियों में अनुशासन की कमी है। जहां कर्मचारियों में अनुशासन की कमी होगी, वो जो संगठन है वो सफल नहीं होगा। प्राधिकार, प्राधिकार का मतलब होता है आदेश देने का, ठीक है ना। अथॉरिटी यानी अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। फिर केंद्रीकरण होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए और साम्यता। तो इसमें हम 14 है, कार्यकाल की स्थिरता, पहल और सहकार की भावना। 14 में यदि आप 7 भी लिख देते हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना, राइट। तो ये हो गया यहाँ पर। अब व्यापारिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण कैसे होता है कि औद्योगिक संगठन में, तो 6 भागों में विभाजित किया जाता है। औद्योगिक संगठन का जो कार्य कैसे होता है, तकनीकी, व्यवसायिक, वित्तीय, लेखांकन, सुरक्षा तथा नियंत्रणात्मक। ये आप देख लीजिएगा ताकि यदि क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है। अब लिंडर उर्विक का योगदान यहाँ पे दिया है, हम इसे नहीं लेंगे। फ्योल का हमने ले लिया क्योंकि जनक भी माने जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लूथर गुलिक का देख लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम फर्स्ट में भी पोस्ट कार्ब देखे थे। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पोस्ट कार्ब है वो वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन सकता है कि लूथर गुलिक के विचार मुख्य रूप से पोस्ट कार्ब में निहित होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक वर्ण POSD CORB ये शब्द है ना, ये हर एक अर्थ को व्यक्त करता है, वर्णन करता है। तो यहाँ पे P से क्या हो गया, प्लानिंग यानी योजना बनाना। तो योजना एक संगठन का भी हिस्सा होता है, क्योंकि कोई भी कार्य किया जाता है, क्यों, क्या, कैसे किया जाता है, तो उसके लिए पहले एक योजना होनी चाहिए। फिर
PO है, O से ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ये देखिए O यानी संगठन बनाना। तो गुलिक का मानना था कि कार्य विभाजन, प्राधिकार, संगठन जिसमें शर्त तथा दायित्व का विषय जुड़ा होता है, ठीक है, तो संगठन बनाने की जरूरत होती है। क्वेश्चन, गुलिक का सिद्धांत पूछ सकता है, लूथर गुलिक का, तब भी आपको ये आंसर लिखना है। यदि पोस्ट कार्य से क्या समझते हैं समझाइए, तब भी यही आपको लिखना होगा, क्योंकि पोस्ट कार्य के एक एक इस वर्ड को लेकर आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। फिर यस हो गया स्टाफिंग यानी कर्मियों का संगठन, तो यहाँ पर कर्मचारियों के सही प्रभावी चयन होना चाहिए, और यहाँ पर विकास, पदोन्नति वगैरह, विकास, वेतन निर्धारण, सभी चीजें यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। निर्देशन, डी से क्या होगा, डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। तो जब भी कोई संगठन होता है तो सीधी सी बात है, वहां पे एक सबसे ऊंचा व्यक्ति होता है जो सभी काम को निर्देशित करता है, आदेश देता है, सब लोग उसका पालन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके नेतृत्व में वो काम किया जाता है, तो डायरेक्टिंग हो गया। सी से कोऑर्डिनेटिंग हो गया, समन्वय करना। तो समन्वय वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से संगठन का उद्देश्य, कार्य की एकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है ना। कर्मचारियों के बीच जो है सहयोग का वातावरण स्थापित होना चाहिए, शिकायतों को दूर करना चाहिए, यदि वहां पे शिकायतें हैं, कोई विरोधाभास है तो उसको भी दूर करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, समन्वय करना होता है। प्रतिवेदन करना, आर से रिपोर्टिंग हो गया यानी प्रतिवेदन करना, तो इसका अर्थ रिकॉर्ड रखना होता है, प्रतिवेदन को तैयार करना, निरीक्षण करना होता है, जिससे सूचना ऊपर तक पहुंचाई जा सके कि आज दिन में क्या क्या काम हुआ, क्या क्या किया गया, ठीक है। और ये संचार व्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और पोस्ट कॉर्ब, बी पोस्ट कॉर्प पे है। अब आर के बाद पी आएगा, बजटिंग। तो बजट बनाना होता है यानी कि लेखांकन और बजट पर नियंत्रण करना। तो गुलिक ने विभागीकरण की अवधारणा का भी परीक्षण किया और संगठन के 4 सिद्धांत बताए। यदि गुलिक का सिद्धांत पूछता है तो ये लिखना होगा, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान और भौगोलिक सीमा, ठीक है, जहां वो कार्य को संपन्न किया जाता है। यदि गुलिक का आपका पोस्ट कॉर्ब आता है तो वो लिखना है आंसर, जो भी बता के आई हूं। पोस्ट कॉर्ब आता है तो वो लिखना है, लेकिन यदि गुलिक के सिद्धांत पूछता है कि संगठन के सिद्धांत कौन से हैं, तो फिर ये लिखना, ठीक है, ओके। बस इसमें हम 2 ही देखते हैं, टेलर और गुलिक को देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी हेफसे और गुलिक को देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेयोल को है ना, हमने देख लिया है। सिद्धांतों की चर्चा करना है। प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण एक मूल्यांकन बिल्कुल नहीं देखेंगे, मूल्यांकन आपको देखना तो मैंने पॉज कर दिया, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आलोचना के मुख्य तत्व क्या क्या हो सकते हैं, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो यूनिट यहाँ पे फिनिश्ड हुई कि नहीं हुई, आई थिंक यूनिट यहाँ पे फिनिश्ड हो जानी चाहिए, ठीक है। देखती हूँ और क्या है इसमें, अभी वही चल रहा है। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने वो आपको बता दिया, ठीक है ना। बाकी आप अपने से पढ़ ही रहे होंगे, देख रहे होंगे, निष्कर्ष आ गया। अब हम यहाँ पे यूनिट 4 ले लेते हैं, ठीक है। हमारी 4 जो यूनिट है वो नौकरशाही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन आएगा 100%। इसके पहले वाली यूनिट से भी एक क्वेश्चन आएगा सिद्धांत, चाहे या तो उस टेलर का पूछ लिया जाए, या फिर इसके जो पहले पढ़े हैं उससे पूछ लिया जाए, गुलिफ का पूछ लिया जाए, ठीक है ना, या फिर हयोस का पूछ लिया जाए, उसके पहले हमने जो पढ़ा है, तो आप देख लीजिएगा। नौकरशाही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछेगा, ठीक है ना। ओके चलिए, तो मैक्स वेबर का नौकरशाही उपागम, ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, राइट, ओके। तो नौकरशाही क्या है, ठीक है ना। तो नौकरशाही एक सामाजिक तत्व है और जिसका राजनीति व समाज में लगातार संपर्क होता है, और निश्चित तौर पर नौकरशाही लोक प्रशासन के समतुल्य है तथा नौकरशाही के संगठन व प्रबंधन को सदैव ही लोक प्रशासन की विषय वस्तु का आधार समझा गया है, ठीक है। तो आप जब नौकरशाही पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लोक प्रशासन में ही पढ़ सकते हैं। और नौकरशाही पर उपलब्ध साहित्य का मुख्य उद्देश्य राज्य, समाज और व्यवस्था के साथ नौकरशाही की भूमिका का निर्धारण करना होता है, ठीक है, राइट। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत बाह्य आयाम के अंतर्गत क्या क्या आएगा नौकरशाही में। 2 आयाम होते हैं, देखिए। नौकरशाही का अध्ययन सरकारी व्यवस्था के 2 आयाम, बाह्य व आंतरिक के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। नौकरशाही कितने तरह की हो गई, 2 तरह की हो गई। एक क्या हो गई सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत, पहला हो गया बाह्य और दूसरी हो गई आंतरिक। बाह्य के अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका आती है, ठीक है, के मध्य अंतर संबंध स्थापित करना होता है, ठीक है। और आंतरिक आयाम के अंतर्गत क्या आ जाता है, प्रशासनिक एजेंसियां, संगठनात्मक ढांचे, कार्य प्रणाली होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा नौकरशाही के प्रकार में 2 होते हैं, ठीक है, ओके। तो नौकरशाही दे दिए, मैक्स वेबर ने भी यहाँ पे है नौकरशाही को पूंजीवाद के संदर्भ में नौकरशाही के अर्थ को समझाया है। तो अब देख लेते हैं नौकरशाही का स्वरूप क्या है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे परिभाषा दी है, डिफिनेशन दी है नौकरशाही के रूप में, ठीक है। तो सामान्य सैद्धांतिक मूल तत्व तथा नौकरशाही के अभिकरण यानी एजेंसी के रूप में
क्या, क्यों, कैसे जैसे कुछ अनुभाविक समझ के विकास की जिज्ञासा बनी रहती है। तो क्या, क्यों, कैसे शब्द जो होते हैं वो नौकरशाही के अभिकरण के रूप में हमारे यानी कि एजेंट के रूप में, एजेंसी के रूप में हमारे सामने आते हैं। और प्रारंभ में जिज्ञासा की सीमा एक प्रश्न के इर्द गिर्द मौजूद होती है, यानी पूंजीवाद समाज के लिए नौकरशाही का संचालन कैसे हो। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ये जो चिंता का विषय था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नौकरशाही की भूमिका तय करना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं मेन नौकरशाही के में अर्थ देखते हैं कि नौकरशाही है क्या। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमने ऊपर पढ़ा उसके दृष्टिकोण से कि नौकरशाही विवेकपूर्ण सार है तथा सेवा प्रबंधन की विशेषता लिए हुए लोक प्रशासन का साधन है। तो नौकरशाही क्या है, सेवा प्रबंधन की विशेषता लिए हुए लोक प्रशासन का साधन है। और जिस प्रकार की सेवाएं, सेवा का मतलब आधार कार्ड, राशन, पानी सप्लाई आपकी सेवाएं होती हैं, इसके द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो सेवा का मतलब भी जान लीजिए क्या होता है। तो नौकरशाही का मतलब होता है सेवा प्रबंधन की विशेषता लोक प्रशासन के साधन के रूप में, और इसकी जो सेवाएं होती हैं उसके द्वारा प्रदान की जाती है, सेवाओं के द्वारा प्रदान की जाती है। और इसके लिए उनके पास योग्य प्रशिक्षित कर्मचारी या संगठन होते हैं जिनकी नियुक्ति कानून के अनुसार की गई होती है। और दूसरा दृष्टिकोण नौकरशाही को शक्ति प्रमुख साधन के रूप में यानी पूंजीवाद के रूप में प्रस्तुत करता है और अपने सदस्यों जनता पर शक्ति का उपयोग या नौकरशाही व्यवस्था के हितों के लिए किसी निहित स्वार्थ के पक्ष में करता है। ठीक है ना, राइट। तो ये हो गया नौकरशाही। अब नौकरशाही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 100% आएगा। बेवर काल के पूर्व के नौकरशाही संबंधित विचार, यानी बेवर के काल के पूर्व के, यानी बेवर के काल में पूर्व के जो नौकरशाही थे उनसे विचार ये देख लीजिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, राइट, ओके। क्योंकि बेवर ने जो है यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भूमिका का परीक्षण किया था, वो नौकरशाही को एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखते थे। ठीक है, J.S. मिल की नौकरशाही पर क्या विचार है ये आपके सामने, इसे आप देख लीजिएगा। तो मिल के अनुसार नौकरशाही का तात्पर्य सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाने वाला काम होता है और कभी कभी उसके द्वारा नौकरशाह या कर्मचारियों को मुख्य कार्यपालक दर्शाया जाता है। ठीक है, मिल के अनुसार नौकरशाही लोक सेवा की स्थायी शक्ति है और नौकरशाही कार्यप्रणाली प्रकृति के अत्यधिक व्यवसायिक होती है। तो ये मिल का ज्यादा दिया, तो इसे देख लीजिएगा, हो सकता है मिल से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाए। पॉज करिए और देखिए। ठीक है, बर्नर ने भी दिया है हीगल के नौकरशाही संबंधी विचार क्या है। तो हीगल ने प्रभावशाली तरीके से नौकरशाही को आधुनिक राज्य का प्रमुख प्रशासनिक संगठन माना है। आधुनिक राज्य का जो प्रशासनिक संगठन है ना, उसी को उन्होंने नौकरशाही कह दिया है कि ये जो है ये नौकरशाही है। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया है कि उदारवादी राज्यों को संगठित होना चाहिए और सरकार के आवश्यक तत्व के रूप में सिविल सेवा की भूमिका को आत्मसात करना चाहिए। तो जो व्यक्ति सिविल सेवा के माध्यम से यानी एक कानूनी माध्यम से चुन के जनता की सेवा करने आते हैं उन्हें नौकरशाही कहा जाता है, वही इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो हीगल ने सिविल सेवा की सार्वभौमिक वर्ग के रूप में भूमिका का समर्थन किया है क्योंकि अधिकारियों की सारी गतिविधियों का अंत सार्वभौमिक हित के लिए होता है, लोगों के हित के लिए होता है। ठीक है ना, और उन्होंने ये भी कहा है कि नौकरशाही को राज्य की इच्छा के रूप में परिभाषित करना, उच्चतम स्तर पर स्थापित करना है। ठीक है, तो हीगल ने नौकरशाही को संपूर्णता अनुभवहीनता माना जो कि समान बुद्धि से भी ऊपर है। तो नौकरशाही को क्या माना, संपूर्ण अनुभवतीत माना। ठीक है, और जो समान बुद्धि से ऊपर है तो हीगल का आ सकता है, हीगल का आ सकता है। ठीक है, राइट, तो इसे देख लीजिएगा। ओके, चलिए मार्क्स के नौकरशाही पर विचार ये भी देख लीजिएगा। अगर मैं सब पढ़ा दूंगी तो ये वीडियो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा, बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में। ठीक है, ओके, मार्क्स और हीगल दो का नौकरशाही देख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है ना, जिसे नौकरशाही से का क्या स्वरूप है, आप क्या समझते हैं, संक्षेप में नौकरशाही के विचारों की व्याख्या करें। तो विचार का मतलब जितने वैज्ञानिक वहां पे हैं, समाजशास्त्री है, मार्क्स है, हीगल है, इन लोगों ने अपने विचार दिए हैं। जैसे हीगल के नौकरशाही पर देखिए, तो मैंने कहा था हीगल और मार्क्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को देख लीजिएगा। मार्क्स वेबर का नौकरशाही उपागम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और देखिए। मैक्स, सॉरी मैं मार्क्स बार बार बोल रही हूँ, मैक्स वेबर है।
मैक्स वेबर ने इस बात पर बल दिया कि बुद्धि संगत प्रक्रिया जो है वो आधुनिक समाज का निर्धारक तत्व है। तो आधुनिक समाज का निर्धारक तत्व क्या है? आधुनिक समाज को कौन निर्धारित करता है? बुद्धि निर्धारित करती है। और साथ ही यह भी बताया कि तार्किकता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में गहराई तक व्याप्त है, यानी तर्क वितर्क जो हम करते हैं। अतः इसने आधुनिकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। तो स्पष्ट रूप से नौकरशाही पर उनके अवलोकन सामाजिक और ऐतिहासिक विचारों से विलग है, यानी अलग है। ठीक है, ये मार्क्स का नौकरशाही उपागम है। ठीक है, तो उन्होंने इसको क्या माना? उन्होंने आधुनिक पूंजीवाद के उदय से संबंधित उत्कृष्ट रचना माना है। किसको? मैक्स वेबर की किताब प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद को। और नौकरशाही पर उनके निबंध समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास और लोक प्रशासन जैसे अन्य विषयों में के लिए काफी प्रभावित है। ठीक है ना, तो ये देख लीजिएगा मैक्स वेबर का, सॉरी मार्क्स वेबर का, क्यों मुझे मैक्स बार बार ध्यान आते हैं, मार्क्स वेबर। तो वेबर मार्क्स इस दावे का समर्थन करते हैं कि राज्य नौकरशाही एक यंत्र के समान है जो समाज में प्रभुत्व को प्रदर्शित करता है। और वेबर का जो पूर्वानुमान था कि तकनीकी ज्ञान विविध ज्ञान पर आधारित है। ठीक है ना, तो ऐतिहासिक रूप से वेबर के लिए नेतृत्व एवं सत्ता का आधार पारंपरिक या फिर करिश्माई प्रभुत्व से शक्ति से हो सकता है। तो ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है मैक्स वेबर का। ठीक है ना, नौकरशाही। ओके, और क्या है इसमें? वेबर के बाद के काल में नौकरशाही पर लेख, तो ये हम नहीं लेंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़े से देख लीजिएगा कि लोक चयन उपागम क्या है। हो सकता है आप किसमें टिप्पणी करने के लिए आए तो ये आपसे पूछ दे कि लोक चयन जो उपागम है वो क्या है, नौकरशाही समान सिद्धांत क्या है। जैक्स का नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आंतरिक संगठन ये भी नहीं है। तो हमने जो आपको बताया बस उतना आप पढ़ लीजिए, 100% आप पासिंग मार्क्स तो पा ही जाएंगे। ठीक है ना, ओके। किस यूनिट से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यदि विचार पूछता है तो आप ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे सभी के विचार दिए हुए हैं, ये सारांश कहलाता है, निष्कर्ष होता है। तो किसने दिया? मैक्स वेबर के पूर्व मिल, हीगल, मार्क्स, मिशेल, सभी ने अपने विचार नौकरशाही के रूप में दिए। क्या विचार है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे देख लीजिएगा। यदि विचार पूछता नौकरशाही के बारे में तो सबके जो विचार हैं उनको आपको लिखने होंगे। ठीक है ना, तो ये यूनिट भी आपकी क्या हो गई, फिनिश्ड हो गई। नौकरशाही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक 2 ले लेंगे, जो लेंगे सिर्फ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया तो। ठीक है ना, बेस्ट आप लोग का एग्जाम अच्छे से जाए, सोच समझ के लिखिएगा। टेक केयर, बाय।